हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रितेश है और जावा कोर्स के अगले वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। ये वीडियो हमारा 7th पार्ट है जावा कोर्स के अंदर और ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है पुराने वीडियोस से। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने सारे वीडियोस की समरी आपको दिखा रखी है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं। और मतलब गर्मी तो बहुत ही हो रखी है यार दोस्तों। आप अपने आप को इस गर्मी में सेफ रखना, हाइड्रेटेड रखना। यहाँ रिकॉर्डिंग करते करते टाइम ही फ़ोन बोल देता है अब मेरे बस का है नहीं, क्योंकि ओवरहीट हो जाता है फ़ोन और बोलता है अब मुझे कूल डाउन होने दो, उसके बाद ही आप दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई वाज लाइक कि अब तुम भी हमें बीटी दे रहे हो, ठीक है भाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैक और हीप मेमोरी को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स की बात करी थी और वहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना सीखा था। सारे कंसेप्ट्स को हम लोगों ने प्रोग्राम में भी लिखा था। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रखा है और इनिशियलाइज कर रखा है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक इंटीजर है, इंटीजर a = 10 और उसके बाद है स्ट्रिंग नेम = रितेश। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो उसके बाद हमारे मेमोरी की स्टेट क्या होगी, एक बार ज़रा उसकी कल्पना करते हैं। सबसे पहले जावा हमें यहाँ पे एक 4 बाइट की स्पेस एलोकेट कर देगा जिसके अंदर एक इंटीजर पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है भाई। फिर उसके बाद जावा क्या करेगा, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर रितेश की वैल्यू होगी और एक जो वेरिएबल है नेम, वो वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को रिफर कर रहा है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन का मतलब क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर में जो भी मेमोरी होती है, मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं और हर एक ब्लॉक को एक एड्रेस असाइन होता है। जब भी हम किसी मेमोरी को रिफर करते हैं तो उसके एड्रेस से ही उसको रिफर करते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना है, ये कहीं पे मेमोरी में स्टोर होगा और उसका एक लोकेशन होगा। उस लोकेशन का एड्रेस यहाँ पे नेम के वेरिएबल में स्टोर है। जिस तरीके से हमारी फिजिकल बिल्डिंग के एड्रेसेस होते हैं उसी तरीके से मेमोरी के भी एड्रेसेस होते हैं। अगर मेमोरी में एड्रेसेस नहीं होंगे तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे कि यार ये वाला एड्रेस ये है, ये वाला एड्रेस ये है। यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि एक हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप है और एक हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। जावा के अंदर ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है और हम वैल्यूज को और ऑब्जेक्ट्स को इसी तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इन दोनों मेमोरीज को थोड़ा सा फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। जावा के अंदर 2 टाइप की मेमोरीज होती है, एक को हम बोलते हैं स्टैक मेमोरी और दूसरे को हम बोलते हैं हीप मेमोरी। स्टैक मेमोरी के अंदर ऐसे वेरिएबल्स रखे जाते हैं जो कि बहुत कम टाइम के लिए यूज होते हैं। टेम्पररी वेरिएबल्स को हम स्टैक मेमोरी में रखते हैं। हीप मेमोरी के अंदर ऐसे वेरिएबल्स को रखा जाता है जो कि बहुत लंबे टाइम तक यूज होते हैं। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो जो भी प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस होते हैं उन सबको स्टैक मेमोरी में रखा जाता है और जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है उसको हीप मेमोरी में रखा जाता है। स्टैक मेमोरी की साइज एक तरीके से फिक्स्ड होती है और जो हीप मेमोरी होती है ये आपकी कम ज्यादा होती रहती है। जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम चलता है उसके अंदर नए ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो हीप मेमोरी की साइज को कम ज्यादा किया जाता है। जावा अपने आप ही हीप मेमोरी को मैनेज करता है। अब अगला हम ये समझते हैं कि यहाँ पे स्टैक का मतलब क्या है। स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो एक ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो करता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक स्टैक है, अगर मेरे को इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 को स्टोर कर रखा है। फिर मेरे को अगर दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है वैल्यू 2 तो वो इसके ऊपर स्टोर होगी। फिर 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू सबसे पहले आ रही है वो सबसे पहले स्टैक में स्टोर होती है और जब हम स्टैक में से किसी वैल्यू को निकालते हैं तो जो सबसे लास्ट में वैल्यू हमने स्टोर करी है उसको सबसे पहले निकाला जाता है। जैसे कि इस केस में जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है वो सबसे लास्ट में स्टोर हुई है। तो जब हम स्टैक में से किसी वैल्यू को निकालेंगे तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू सबसे पहले निकलेगी, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट वैल्यू, देन थर्ड लास्ट एंड इस तरीके से जो सबसे पहले हमने स्टैक में पुश करा है उसको हम सबसे लास्ट में निकालते हैं। ये इसी तरीके से काम करता है और इसको इसी तरीके से डिजाइन करा हुआ है। यहाँ पे मैं कंपैरिजन के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ क्यू का। क्यू को आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो जैसे जो सरकारी दफ्तर होते हैं उसके अंदर जो लंबी लंबी लाइन लगी होती है ना, वो एक तरीके से आपकी क्यू है। उस क्यू के अंदर जो बंदा सबसे पहले आता है उसका काम सबसे पहले होता है और वो सबसे पहले क्यू से एग्जिट ले लेता है। तो क्यू में जो आपका कंसेप्ट लगता है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो सबसे पहले क्यू के अंदर आया है वो सबसे पहले एग्जिट लेगा। स्टैक के अंदर इसका उल्टा है, जो सबसे पहले स्टैक के अंदर आता है वो सबसे लास्ट में एग्जिट लेता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम डाटा स्ट्रक्चर्स को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। हाँ, लेकिन तभी समझेंगे जब रेस्पॉन्स अच्छा होगा।
रोबोट्स को थोड़ी ना समझाना है यहाँ पे मेरे सामने एक ऐसी स्पीशीज बैठी है जिसके अंदर दिमाग है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो फीलिंग्स भी आएंगी, इमोशंस भी आएंगे और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। और ये एक तरीके से मेरे लिए भी फीडबैक है। हाँ, मतलब कि मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसमें लोगों को एक्चुअल में इंटरेस्ट है, वरना हम कोडर्स को तो हमेशा गीक ही बोलते हैं। मतलब यहाँ किसी बंदी से बात करने जाओ, या हाय आई एम ए कोडर एंड शी इज लाइक कि अच्छा ठीक है। यहाँ गया हमारा इंप्रेशन पानी में। अब यहाँ पे फिर से मुद्दे पे आते हैं और स्टैक मेमोरी के लिए हमेशा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्टैक का फंडामेंटल कंसेप्ट है सबसे लास्ट में आओ और सबसे पहले एग्जिट ले लो। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा प्रोग्राम भी ऐसा ही होता है। आप कल्पना करने की कोशिश करो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है, उस मेथड ने दूसरे मेथड को कॉल किया, उसने तीसरे को कॉल किया एंड सो ऑन। तो सबसे पहले कौन सा मेथड कंप्लीट होगा? सबसे पहले सबसे लास्ट वाला मेथड कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, और जो मेथड सबसे पहले इन्वोक हुआ है एक्चुअल में वो सबसे लास्ट में एग्जिट लेगा। तो इस तरीके से स्टैक डाटा स्ट्रक्चर हमारे प्रोग्राम के स्टैक मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट है। और जो जावा में जो बंदे हैं वो भी बहुत समझदार हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है इस टॉपिक पे, और इतना सारा रिसर्च करने के बाद ही उन्होंने यहाँ पे स्टैक को चूज़ करा है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा था। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद हमने जावा के अलग अलग मेमोरी क्लासिफिकेशंस को समझ लिया कि एक स्टैक मेमोरी होती है, एक हीप मेमोरी होती है। स्टैक मेमोरी के लिए हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है हमने वो भी समझ लिया। अब उसके बाद आता है कि थ्रेड स्टैक का मतलब क्या होता है। जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो किसी एक थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट होता है। एक प्रोसेसर पे मल्टीपल थ्रेड्स को रन किया जा सकता है। आज के जो हमारे मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं उसके अंदर आप 8, 10, 15, 20 कितने भी थ्रेड्स को स्टार्ट कर सकते हो। तो हर एक थ्रेड के लिए एक अलग से स्टैक को डिफाइन किया जाता है, और उस थ्रेड की जो भी स्टेट्स होती हैं, मतलब कि वो थ्रेड जो भी काम कर रहा है उसकी वजह से प्रोग्राम के अंदर, मेमोरी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे उस थ्रेड स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्रेड स्टैक किसी भी एक थ्रेड के लिए सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने मेथड 1 से मेथड 2 को कॉल कर रखा है। इवन दो यहाँ पे 2 अलग अलग मेथड्स डिफाइंड हैं और एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थ्रेड स्टैक एक ही बनेगा क्योंकि ये दोनों मेथड्स एक ही थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ तो वहाँ पे कहीं कहीं पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 अलग अलग स्टैक्स बनेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही स्टैक बनेगा, और जो भी हमारा मेथड कॉल होता है उस मेथड कॉल के करस्पॉन्डिंग स्टैक के अंदर एक फ्रेम को पुश किया जाता है। और जब हमने मेथड 1 को कॉल किया तो मेथड 1 के करस्पॉन्डिंग एक फ्रेम पुश हो गया, और जब मेथड 1 ने मेथड 2 को कॉल करा तो वहाँ पे मेथड 2 का एक फ्रेम पुश हो गया स्टैक के अंदर। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करने के बाद स्टैक की स्टेट क्या होगी? सबसे पहले यहाँ पे स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट किया, मेथड 1 को कॉल किया गया तो यहाँ पे मेथड 1 के करस्पॉन्डिंग एक फ्रेम पुश हो गया। उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है इंटीजर a = 10, तो यहाँ पे a = 10 पुश हो गया, फ्रेम 1 के अंदर पुश हुआ है। फिर वहां से मेथड 2 को कॉल किया गया है और मेथड 2 एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी इंटीजर टाइप का है। तो जैसे ही मेथड 2 को कॉल किया जाएगा वहां पे मेथड 2 के करस्पॉन्डिंग एक फ्रेम पुश हो जाएगा और उसके अंदर सबसे पहले a = 10 पुश होगा, क्योंकि हमने a = 10 को मेथड 1 में डिफाइन करा है और उसी सेम वेरिएबल को हमने मेथड 2 में पास करा है। तो यहाँ पे फ्रेम 2 के अंदर a = 10 सबसे पहले पुश होगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक b = 5 वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रखा है मेथड 2 के अंदर, तो यहाँ पे फ्रेम 2 के अंदर b = 5 भी पुश हो जाएगा। तो जब ये प्रोग्राम मेथड 2 तक पहुंचेगा तब तक की स्टेट ये है। अब जैसे ही मेथड 2 यहाँ पे खत्म होगा, फ्रेम 2 को स्टैक से हटा दिया जाएगा और वापस से कॉल आ जाएगी आपके मेथड 1 में, और फिर जैसे ही मेथड 1 खत्म होगा आपके मेथड 1 के फ्रेम को भी स्टैक से हटा दिया जाएगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जब डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स की बात करी थी तो हमने वहाँ पे वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देख के आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि एक वेरिएबल के स्कोप का मतलब क्या होता है। एक वेरिएबल का स्कोप मतलब कि वो उसी फ्रेम के अंदर एक्सेसिबल है। अगर मैं किसी मेथड को कॉल करता हूँ और उस मेथड के अंदर मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं, तो वो सारे के सारे वेरिएबल्स सिर्फ उसी मेथड को ही विजिबल होंगे और वो एक तरीके से लॉजिकल फ्रेम बन जाता है। और जावा के अंदर ये सारा काम होता है, मतलब जो हमारा JVM है वो इतना समझदार है कि ये सारा का सारा काम करके वो हमें देता है, और JVM ने इसके लिए भी खुद से कोड लिखा हुआ है।
और देखा जाए तो ये सारा का सारा कोड JVM ने C या C++ में लिखा हुआ है। मतलब जावा को चलाने के लिए यहाँ पे C और C++ यूज़ हो रही है अंदर जाके। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पे स्टैक की स्टेट को समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा है, एक इंटीजर टाइप का है और एक स्ट्रिंग टाइप का है। अब यहाँ पे स्टैक की स्टेट क्या होगी, सोचो। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, आपके मेथड 1 का एक फ्रेम पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। उसके अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है हमने a=10, तो a=10 वहाँ पे पुश हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल को बनाया है। तो जब हम स्ट्रिंग वेरिएबल को बनाएंगे तो आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। वो ऑब्जेक्ट आपके स्टैक मेमोरी में नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट आपके हीप मेमोरी में होता है। तो यहाँ पे साइड में कहीं पे एक अलग से हीप मेमोरी है, वहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया और इस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपके स्टैक मेमोरी में है। प्रोग्राम को रन करने के टाइम पे आपकी मेमोरी की स्टेट ये होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही मेरा मेथड एग्जिट लेगा क्या होगा। अब जैसे ही मेरे मेथड ने एग्जिट लिया, उसके करस्पॉन्डिंग उसके फ्रेम में जो भी डाटा है वो उड़ गया। तो यहाँ पे इंटीजर a=10 जो भी है वो स्टैक से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे जो स्ट्रिंग वेरिएबल का जो रेफरेंस है वो भी स्टैक से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हीप मेमोरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो तो वहीं पे है ना, मतलब वहाँ पे आपने उसका रेफरेंसेस तो डिलीट कर दिया स्टैक में से, बट हीप मेमोरी के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो तो वहीं पे है। और ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम इसको कहीं पे यूज ही नहीं कर रहे हैं। जब मैंने स्ट्रिंग को बनाया था तब मेरे को इसका यूज करना था, लेकिन अब तो मेरा मेथड ही एग्जिट ले चुका है, तो अब मेरे को ये वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट मेरे को अब किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए जो आपकी हीप मेमोरी होती है, हमें हीप मेमोरी को टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। मतलब क्लीन करने का मतलब यहाँ पे यह है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हीप मेमोरी से हटा देना जो कि किसी काम के नहीं है। और यहाँ पे रोल आता है पापा जी का, मतलब कि JVM के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टाइम टू टाइम हीप को क्लीन करते रहना। वीडियो के एंड में हम गार्बेज कलेक्टर को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है पास बाय वैल्यू या फिर पास बाय रेफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जावा के अंदर, और इंटरव्यूज में तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मैं फ्रेशर था तो मेरे से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और मोस्टली मैंने वहाँ पे फेल किया था। मतलब ऐसा कोई था ही नहीं जो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करे कि हीप मेमोरी क्या होती है, स्टैक मेमोरी क्या होती है, अलग अलग तरीके से डायग्राम के बेसिस पे समझाए। नहीं था भाई ऐसा कोई वीडियो। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं खुद टाइम में पीछे जाके अपने वीडियोस को देखता, पर वो कहते हैं ना, आप प्रकृति को नहीं हरा सकते। आई पर्सनली बिलीव कि टाइम मशीन्स आर नॉट पॉसिबल। आप गूगल पे सर्च करना ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, आपको इसके बारे में और डिटेल में पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में स्टैक की स्टेट क्या होगी, मतलब स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी में क्या क्या चीज़ें स्टोर होंगी, ज़रा एक बार एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेथड 1 कॉल हुआ तो मेथड 1 का एक फ्रेम आ गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे इंटीजर a=10 पुश हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना और वो ऑब्जेक्ट जो बना है वो कहीं पे आपकी हीप मेमोरी में बना हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो आपके स्टैक में पड़ा है, मेथड 1 के स्टैक में पड़ा है आपके। फिर उसके बाद यहाँ पे मेथड 2 को कॉल किया गया और जब मेथड 2 को कॉल किया गया तो वहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को मेथड 2 में पास कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे मेथड 2 के फ्रेम को पुश किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इंटीजर a है ना, a की वैल्यू को तो एज इज उठा के पास कर दिया जाएगा आपके मेथड 2 में, मेथड 2 के फ्रेम में। फिर उसके बाद जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल का आपको रेफरेंस पास किया जाएगा यहाँ पे मेथड 2 के अंदर। हीप के अंदर एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपके पास मेथड 1 के फ्रेम में भी है और उसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को उठा के आपने मेथड 2 में पास कर दिया। और जो आपका a जो वैल्यू है वो वैल्यू को आपने उठा के मेथड 2 में पास किया है। स्ट्रिंग के केस में आपने एक रेफरेंस को पास किया है, लेकिन इंटीजर के केस में आपने एक वैल्यू को पास किया है। और आपको यहाँ पे डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि कैसे इंटीजर्स की और स्ट्रिंग की वैल्यूज को एक मेथड से दूसरे मेथड में पास किया गया है। जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आपके हीप मेमोरी में बनते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस को स्टैक मेमोरी में रखा जाता है। और जो आपके इंटीजर, डबल, बाइट, जो भी प्रिमिटिव टाइप्स की डाटा टाइप होते हैं वो डायरेक्टली आपके स्टैक मेमोरी में रखे जाते हैं।
जब हम प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स को एक मेथड से दूसरे मेथड में पास करते हैं तो उसकी वैल्यू को उठा के पास किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस को एक मेथड से दूसरे मेथड में पास करते हैं तो वहाँ पे रेफरेंसेस को पास किया जाता है। यहाँ पे दो अलग अलग रेफरेंसेस आ जाएंगे आपके पास, लेकिन वो दोनों के दोनों रेफरेंसेस आपके सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे हीप मेमोरी के अंदर। और यही होता है आपका पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट। जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं उनको हमेशा वैल्यू के तौर पे पास किया जाता है। एक मेथड में जो वैल्यू है उसको उठा के दूसरे मेथड में पास कर दिया जाता है, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके रेफरेंसेस को पास किया जाता है। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के केस में एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को उठा के पास नहीं करते। ऑब्जेक्ट तो आपका एक हीप मेमोरी में रखा हुआ है, उसके रेफरेंसेस को पास कर रहे हैं यहाँ पे एक मेथड से दूसरे मेथड में। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 99% कोडर्स इस चीज़ को फेल करते हैं। अब चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरे पास एक प्रोग्राम है, आप इस वीडियो को पॉज करो और अभी तक हमने जो भी कंसेप्ट्स के बारे में बात करी है उसको समझ के इस प्रोग्राम का आउटपुट गैस करने की कोशिश करो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। टेक ए गैस। जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनके लिए भी है ये क्वेश्चन। इसका आउटपुट ये आएगा। कैसे, मतलब आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या हो गया। तो इसको समझने के लिए हम फिर से स्टैक और हीप की स्टेट को समझते हैं। जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो प्रोग्राम रन होने के टाइम पे यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बन गया नेम। वो वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है और वो ऑब्जेक्ट आपका हीप मेमोरी के अंदर है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्चुअल में रितेश की वैल्यू है और वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपके वेरिएबल में है, स्टैक के अंदर है, ठीक है सर। फिर मैंने यहाँ पे मेथड 2 को कॉल किया और मेथड 2 को कॉल करने के टाइम पे मैंने नेम वेरिएबल का रेफरेंस पास कर दिया मेथड 2 को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेथड 2 का एक फ्रेम पुश होगा आपके थ्रेड स्टैक के अंदर और उस फ्रेम के अंदर आपका एक नेम वेरिएबल होगा जो कि आपके रितेश वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया और उसकी जो वैल्यू है वो है सांगवान। तो यहाँ पे एक रितेश का वेरिएबल है हीप मेमोरी के अंदर और यहाँ पे एक सांगवान का वेरिएबल आ गया हीप मेमोरी के अंदर, ऑब्जेक्ट आ गया मतलब। और ये जो सांगवान है इसका रेफरेंस आपने मेथड 2 के अंदर नेम को असाइन कर दिया। तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे एक्चुअल में जो मेथड 1 है, मेथड 1 के अंदर जो नेम वेरिएबल है वो आपके रितेश को पॉइंट कर रहा है और उसी रेफरेंस को उठा के आपने मेथड 2 में पास किया है और मेथड 2 में रेफरेंस को पास करने के बाद आपने उस रेफरेंस को ओवरराइट कर दिया और आपने यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया। और अब जो आपका यहाँ पे नेम वेरिएबल है जो मेथड 2 के अंदर है वो आपके सांगवान को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट हो गए इस तरीके से। फिर जैसे ही मेथड 2 ने एग्जिट लिया, मेथड 2 के करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रेम था उसको हटा दिया स्टैक से। तो यहाँ पे मेथड 2 के अंदर एक नेम वेरिएबल था वो रेफर कर रहा था सांगवान को, वो हट गया पूरा का पूरा और वापस से हमारी कॉल आ गई मेथड 1 के अंदर। मेथड 1 के अंदर जो हमारा नेम वेरिएबल है वो अभी भी रितेश को ही पॉइंट कर रहा है, तो वहाँ पे आपको लास्ट में रितेश प्रिंट होगा। यहाँ पे मेथड 1 के एग्जिट होने के बाद आपके मेथड 1 के करस्पॉन्डिंग फ्रेम को भी हटा दिया जाएगा, लेकिन हमारे हीप के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं अभी भी और उन ऑब्जेक्ट्स को हीप से क्लीन करना पड़ेगा। ये जैसे मैंने आपको कहा था गार्बेज कलेक्टर का काम होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल था बट मुझे उम्मीद है कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस आपको दिमाग में एकदम चिपक गया होगा। अगर इसको लेके कोई भी डाउट है तो एज़ यूजुअल आप कमेंट कर सकते हो, मतलब आपको किसी ने रोका नहीं है कमेंट करने के लिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो। जब हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस को एक मेथड से दूसरे मेथड में पास करते हैं तो हम उनके साथ खेल सकते हैं। अब यहाँ पे खेलने का मतलब क्या हुआ, फिर से एक नया प्रोग्राम लिखते हैं और उसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे अगेन मेरे पास एक प्रोग्राम है, आप काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसका आउटपुट गैस करने की कोशिश करो। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा। मतलब क्यों, कैसे, ये क्या हो गया। तो अगेन इसको समझने के लिए फिर से स्टैक की स्टेट को समझते हैं कि स्टैक और हीप मेमोरी में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक एरे को बनाया। एरे का टाइप क्या है आपका, स्ट्रिंग टाइप का एरे है। एरे की साइज़ क्या है आपकी, 1 साइज़ है आपकी एरे की, ठीक है सर। और फिर हमने जब यहाँ पे स्ट्रिंग एरे को बना दिया उसके बाद हमने उसके 0 इंडेक्स पे रितेश को सेव कर दिया। तो जब मैंने यहाँ पे रितेश को असाइन करा 0 वाले इंडेक्स पे तो क्या क्या होगा, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट आपकी हीप मेमोरी में बनेगा और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो आपके एरे में जाके स्टोर हो जाएगा,
ठीक है सर। और फिर इस एरे का जो रेफरेंस है वो हमने मेथड 2 में पास कर दिया। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ध्यान से समझना। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जब हमने एरे को बनाया तो एरे खुद एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है, तो एरे का हीप में एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। उस एरे का जो रेफरेंस है वो आपके स्टैक में स्टोर होगा मेथड 1 के फ्रेम में, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एरे के अंदर रितेश को असाइन कर दिया 0 वाले इंडेक्स पे। तो जब मैंने 0 वाले इंडेक्स पे रितेश को असाइन करा तो क्या होगा, यहाँ पे हीप के अंदर एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसकी वैल्यू होगी रितेश, और उस हीप का रेफरेंस आपके एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा इस तरीके से। डायग्राम देख के तो समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद हमने इस एरे के रेफरेंस को उठा के मेथड 2 के अंदर पास कर दिया। तो जब मेथड 2 कॉल होगा तो वहाँ पे स्टैक की स्टेट क्या होगी, मेथड 2 के फ्रेम को पुश किया जाएगा स्टैक के अंदर, और उस फ्रेम के अंदर एक वेरिएबल होगा जो कि आपके एरे को पॉइंट कर रहा है, और एरे के अंदर खुद 0 इंडेक्स पे एक मतलब मेमोरी लोकेशन है जो कि आपके रितेश को पॉइंट कर रही है। फिर मेथड 2 के अंदर जब हमारा एरे आया तो उस एरे को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैन्युपुलेट कर दिया। और मैन्युपुलेट करने के टाइम पे मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने वहाँ पे 0 इंडेक्स पे सांगवान को स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सांगवान को असाइन करूँगा 0 इंडेक्स पे, क्या होगा, हीप के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसकी वैल्यू होगी सांगवान, और उसका रेफरेंस आपके 0 वाले इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट तक आपके हीप के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक आपके एरे का ऑब्जेक्ट है, एक आपके रितेश स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, और एक आपके सांगवान स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। आपका जो रितेश स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस कहीं पे भी स्टोर नहीं है, आपने उसके रेफरेंस को ओवरराइट कर दिया और यहाँ पे सांगवान का रेफरेंस डाल दिया आपने 0 वाले इंडेक्स पे, और उसके बाद मेथड 2 ने एग्जिट ले लिया। अब जैसे ही मेथड 2 एग्जिट लेगा आपका पूरा का पूरा फ्रेम स्टैक से हट जाएगा, और जब मेथड 2 का फ्रेम स्टैक से हट गया उसके बाद हम वापस मेथड 1 में आ जाते हैं, और मेथड 1 में आने के बाद मैंने यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करा हुआ है। तो यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स पे हमारा रितेश नहीं होगा, हमारा सांगवान होगा, क्योंकि मैंने मेथड 2 के अंदर उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे एंड में सांगवान प्रिंट हो रहा है, और हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रितेश की वैल्यू पड़ी है वो किसी काम का नहीं है, उसको अगेन हीप से क्लीन करा जाएगा। तो ये भी एक ट्रिकी एग्जाम्पल था, लेकिन इस तरीके से जब हम रेफरेंसेस को पास करते हैं तो हम उनके साथ खेल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास एक और प्रोग्राम है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है गार्बेज कलेक्टर और हीप मेमोरी। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और इनको कंसेप्चुअली समझते हैं होता क्या है। सबसे पहले तो जावा के अंदर जो हीप मेमोरी होती है ये डायनामिक होती है, इसकी साइज कम ज़्यादा होती रहती है। जावा अपने आप ही हीप मेमोरी की साइज को मैनेज करता है। जैसे जैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं वैसे वैसे हमारी मेमोरी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करा जाता है वैसे वैसे मेमोरी छोटी होती जाती है। तो ये डायनामिक मेमोरी है, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि हीप मेमोरी को 2 अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करा हुआ है। एक को हम बोलते हैं नर्सरी या फिर यंग स्पेस, और दूसरे को हम बोलते हैं ओल्ड स्पेस। जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नया बनता है उसको सबसे पहले नर्सरी के अंदर एलोकेट करा जाता है। फिर अगर वो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम तक आपके प्रोग्राम के अंदर रह जाता है तो उसको प्रमोट करके ओल्ड स्पेस के अंदर मूव कर दिया जाता है। जेवीएम टाइम टू टाइम इन दोनों पार्ट्स के ऊपर अलग से गार्बेज कलेक्शन चलाता है। गार्बेज कलेक्शन का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगाना जो कि किसी के यूज में नहीं है, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से डिलीट कर देना, ठीक है सर। गार्बेज कलेक्शन करते टाइम हम कौन से ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। हम यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करते हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता आपके स्टैक में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपके स्टैक में पड़ा है मतलब कि उसको कहीं ना कहीं पे यूज़ किया जा रहा है, और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई भी रेफरेंस नहीं है किसी भी स्टैक के अंदर, मतलब कि वो यूजलेस है, उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा। जब हमारा गार्बेज कलेक्शन चलता है तो उस टाइम पे हमारी एप्लीकेशन को रोक दिया जाता है, और एप्लीकेशन को रोकने के बाद आपका गार्बेज कलेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट्स को हटा दिया जाता है हीप मेमोरी से,
और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं। अब एप्लीकेशन को रोकना यहाँ पे ज़रूरी क्यों है? आप खुद इमेजिन करो कि अगर मैं एप्लीकेशन को नहीं रोकूंगा तो यहाँ पे मेरा गार्बेज कलेक्शन चल रहा है और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम भी चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। और प्रोग्राम आपके ऑब्जेक्ट्स को बनाया जा रहा है, गार्बेज कलेक्शन आपके ऑब्जेक्ट्स को देखे जा रहा है। तो एक तरीके से ये एक एंडलेस प्रोसेस है। ना तो इसको कभी पता होगा कि कब रुकना है और ना इसको कब पता होगा कि यार कब ऑब्जेक्ट्स को बनाने से रोकना है। तो इस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को हॉल्ट कर देते हैं। हॉल्ट करने के बाद उस टाइम पे जो भी आपकी ऑब्जेक्ट्स की स्टेट होती है उस स्टेट को रिकॉर्ड करा जाता है। उसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया जाता है जो किसी काम के नहीं होते, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को क्लीन कर दिया जाता है और वापस से आपकी मेन एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। उसकी स्टेट वही होती है जिस स्टेट में उसको रोका गया था। हमारी एप्लीकेशन को तो पता भी नहीं चलता कि हमारी एप्लीकेशन एक्चुअल में रुकी हुई है, लेकिन एक्चुअल में जेवीएम हमारे प्रोग्राम को हॉल्ट कर देता है जब तक आपका गार्बेज कलेक्शन चलता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी चमकना चाहिए कि यहाँ पे हीप मेमोरी को दो अलग अलग पार्ट्स में क्यों ब्रेक करा हुआ है। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है और मतलब जो जावा के बंदे हैं जिन्होंने जेवीएम को बनाया है उन्होंने सालों रिसर्च करी है इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद ही इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि हीप स्पेस को दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए। तो अब इसका रीज़न क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो जब हम गार्बेज कलेक्शन चलाते हैं तो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगाना होता है जो कि किसी के यूज़ में नहीं है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमें मेमोरी से डिलीट करना होता है। ठीक है, अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने में आपको कुछ कोड लिखना पड़ेगा और आपका कोड रन होगा और जब वो कोड रन होगा आपका तो वो कुछ टाइम लगाएगा। और यहाँ पे ये जो भी कोड लिखा होता है ऐसे कोड को बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू डू ए टास्क। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक टास्क ही है कि ऑब्जेक्ट्स का पता लगाओ और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से डिलीट कर दो। ठीक है, तो जब हमारा गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम चलता है तो वो कुछ टाइम लगाता है। नर्सरी के लिए अलग गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम को रन किया जाता है और जो ओल्ड स्पेस होती है उसके लिए अलग गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम को रन किया जाता है। अगर मैं मेमोरी को दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं करता और पूरी की पूरी मेमोरी पे एक सिंगल गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम को यूज़ करता हूँ तो वो ज़्यादा टाइम लगाता है। कंपैरेटिवली मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है क्योंकि आपकी जो नर्सरी होती है, नर्सरी के अंदर बहुत ही तेज़ी से आपके ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करा जाता है। मतलब कि उसके अंदर जो एल्गोरिथम होता है वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड होता है। ये तो बहुत बेनिफिशियल है ना हमारे लिए, क्योंकि जब गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम चलता है तो हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन एक तरीके से हॉल्ट हो जाती है। तो जब हमने हीप मेमोरी को दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया तो नर्सरी के ऊपर गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम बहुत ही तेजी से रन होता है और जो ओल्ड स्पेस है उसके अंदर गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो इस तरीके से हमने गार्बेज कलेक्शन वाली प्रोसेस को भी ऑप्टिमाइज कर रखा है हमने। मतलब कि जावा के बंदों ने किया है ये। दे आर लाइक बहुत समझदार हैं वो लोग एंड उन्होंने सालों रिसर्च करी है इस टॉपिक के ऊपर और उसके बाद ही इस तरीके की चीज़ों को डिफाइन करा है कि यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट्स में मेमोरी को ब्रेक कर देते हैं और दोनों पे अलग अलग गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम को रन करते हैं। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल की बात आती है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगाना जो कि यूजलेस है, जो किसी काम के नहीं है। यहाँ थ्योरेटिकली तो हमें बहुत सिंपल सा लग रहा है कि हाँ भाई सारे ऑब्जेक्ट्स को चेक कर लो और ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगा लो जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता, बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। मतलब ये एक लॉजिक है और इस लॉजिक को एक्चुअल में कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के ऊपर पीएचडी थीसिस कर रखे हैं लोग। मतलब ये एल्गोरिथम बनाने के लिए एक्चुअल में लोगों ने पीएचडी करी हुई है। तो अगर आप में से कोई ऐसा दिलेर बंदा हो जिसके अंदर कोई चुल हो कोडिंग की तो वो इस टॉपिक को एडिशनल तरीके से एक्सप्लोर कर सकता है। रेफरेंसेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में समझ सकते हो। इसके बाद आता है आपका एक और कंसेप्ट जिसको बोलते हैं आउट ऑफ मेमोरी एरर्स। अब इसका मतलब क्या होता है इसको भी ज़रा जल्दी से समझ लेते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर में जो भी रैम होती है, रैम की एक फिक्स साइज होती है, 8 GB 16 GB 32 GB जो भी है वो एक फिक्स्ड है। अब उतनी रैम के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलता है, बाकी प्रोग्राम्स भी चलते हैं और आपका जावा का प्रोग्राम भी उतनी रैम के अंदर ही चलता है। तो आपके जावा के प्रोग्राम को जो रैम अवेलेबल होती है वो एक फिक्स्ड पोर्शन अवेलेबल होता है रैम का। ठीक है सर। फिर जावा जब चलता है तो जावा को मेमोरी मैनेज करनी होती है, जेवीएम मेमोरी मैनेज करता है हमारी। तो जेवीएम को वहाँ पे स्टैक मेमोरी भी बनानी है
नंबर 1, वहाँ पे उसको हीप मेमोरी भी बनानी है। नंबर 2, और वहाँ पे उसको अपने इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स को भी रखना है। जेवीएम के अंदर भी तो बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, C++ में कोड लिखा हुआ है उन लोगों ने, तो वहाँ पे भी वो कुछ इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते होंगे, तो वो उसको भी उनको मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। तो इस तरीके से जब हमारा जावा प्रोग्राम चलता है तो वहाँ पे 3 टाइप की मेमोरीज होती है हमारे पास। एक हमारी हीप मेमोरी होती है, एक हमारी स्टैक मेमोरी होती है। इन दोनों के बारे में तो हमने डिटेल में बात कर ली है। और एक छोटा सा पोर्शन मेमोरी का जेवीएम के लिए भी होता है, जिसके अंदर जेवीएम अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है, खुद के डाटा स्ट्रक्चर्स को स्टोर करता है। इसका हमारे से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ तहलका मचा देता हूँ, मतलब कि मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर दिया, लाखों ऑब्जेक्ट्स को मैंने क्रिएट कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे आपका प्रोग्राम फट जाएगा, मर जाएगा और बोलेगा यार मेरे पास तो मेमोरी ही नहीं है, मैं यहाँ पे चल ही नहीं सकता। और उस टाइम पे आपको एरर्स आती हैं, आउट ऑफ मेमोरी एरर्स। इसका चलो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसके अंदर मैंने हजारों लाखों ऑब्जेक्ट्स को बना रखा है। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, कुछ देर तो ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ मेमोरी एरर आ गई। अब इस एरर का मतलब क्या हुआ? इस एरर का मतलब यही हुआ कि आपकी रैम ही खत्म हो गई और वो नए ऑब्जेक्ट्स को एलोकेट नहीं कर पा रहा। मैं यहाँ पे जावा प्रोग्राम के अंदर तो नया ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, बट जेवीएम के अंदर मेमोरी ही नहीं है, वो कहाँ से ऑब्जेक्ट बना देगा? तो वो वहाँ पे प्रोग्राम को ही मार देता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाता है। तो इस टाइप के एरर्स को आपको आपके प्रोग्राम में हैंडल करना पड़ता है। जब हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वहाँ पे हम इस टाइप के एरर्स को हैंडल करते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो आपके काम की नहीं है, बट क्योंकि हमने यहाँ पे हीप मेमोरी को समझा था, तो हीप मेमोरी कभी कभी हमारे पास खत्म भी हो जाती है। ये चीज को भी समझना जरूरी है, इसीलिए हीप मेमोरी को हमेशा कॉन्शियसली यूज करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। एक बार ना वीडियो के सारे टॉपिक्स को समराइज कर लेते हैं। आज हमने किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करी है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को रिवीजन करा, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। फिर उसके बाद हमने जावा के अंदर 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं, स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। उन दोनों मेमोरीज को यहाँ पे हमने समझा। हमने यहाँ पे स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लिया था कि स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होती है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे थ्रेड स्टैक को समझा था कि एक थ्रेड का स्टैक कैसे बनता है, मेथड्स को कैसे कॉल किया जाता है और मेथड्स के फ्रेम्स को कैसे पुश किया जाता है और मेथड्स की स्टेट को कैसे क्लीन करा जाता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को समझा था और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी लेके हमने प्रोग्राम लिख के देखा और आउटपुट को भी चेक करा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन को समझा और हीप मेमोरी को 2 अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई करा हुआ है, नर्सरी एंड ओल्ड स्पेस। अब ये 2 अलग अलग पार्ट्स में क्यों क्लासीफाई करा हुआ है, इसको भी हमने डिटेल में समझा है। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे आउट ऑफ मेमोरी एरर्स की बात करी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जिन टॉपिक्स के बारे में बात करी आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे को 10 साल हो गए कोड करते करते, आज तक मैंने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें इन सारे टॉपिक्स के बारे में इतना क्लैरिटी से समझा रखा हो। मतलब ये मुझे कैसे पता चली कि नर्सरी होती है या फिर ओल्ड स्पेस होती है। एक्चुअल में क्या है ना कि मैं जब जॉब कर रहा था तो वहाँ पे हमारे को एक प्रॉब्लम आई थी और जो भी मेरा प्रोग्राम था ना वो प्रोडक्शन में जाता था और वहाँ पे वो फटने लग जाता था। मेरे लोकल लैपटॉप पे तो प्रोग्राम बिल्कुल सही चलता था, लेकिन प्रोडक्शन में जाते ही फटने लग जाता था। अब यार 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रोग्राम फेल क्यों हो रहा है। थोड़ी देर तक तो प्रोग्राम बिल्कुल सही चलता, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम फेल होने लग जाता। मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, और लोकल पे बिल्कुल सही चल रहा है। तो हमने वहाँ पे डिबग करा, मैंने वहाँ पे पर्सनली बैठ के 8-10 दिन बैठ के डिबग करा और तब मुझे पता चला कि प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था और कहीं पे मेमोरी लीक थी। मेमोरी लीक मतलब मैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बना रहा था जो कि किसी काम के नहीं थे और वहाँ पे आउट ऑफ मेमोरी एरर्स आ रही थी। और आउट ऑफ मेमोरी एरर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ही आ रही थी, क्योंकि जब तक आपकी हीप मेमोरी सही है तब तक तो सही है, लेकिन जैसे ही वो भर जाएगी उसके बाद आउट ऑफ मेमोरी एरर आएगी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि प्रोग्राम 1 दिन के लिए चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता था कि एप्लीकेशन 1 हफ्ते तक चल रही है, कोई एरर नहीं आई, लेकिन 8वें दिन उसके अंदर एरर आ जाती थी। इट डिपेंड्स ऑन कि कितना ट्रैफिक आ रहा था, उसके हिसाब से हमारी हीप कम ज़्यादा हो रही थी और वहाँ पे कोई लीकेज था हीप के अंदर। लीकेज मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करा जा रहा था जो कि किसी काम के नहीं थे, फालतू में उनको क्रिएट किया जा रहा था। और यहाँ से जाके मुझे खुद गार्बेज कलेक्शन के बारे में पता चला, यंग स्पेस क्या होती है, ओल्ड स्पेस क्या होती है, नर्सरी क्या होती है, एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं गार्बेज कलेक्शन को लेके।
यूट्यूब पे तो कोई नहीं एक्सप्लेन करने वाला, खुद प्रैक्टिकली करके समझा और उसके बाद पता चला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगेन यहाँ पे आपको होमवर्क भी करना है, होमवर्क की प्रॉब्लम आपके पास है, और जितने भी कंसेप्ट्स के बारे में हमने बात करी है आप लोग इसको खुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखो। आपने अपने लैपटॉप पे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तो सेटअप कर ही लिया है, तो वहाँ पे आप कोड करना स्टार्ट कर दो। अब टाइम आ गया है कोड करने का। ऐसा नहीं है कि आप कल परसों नरसों तरसों तक करते रहो और फिर उसके बाद तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रेन नहीं छोड़नी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टेक केयर एंड गुड लक टू यू।